कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, ये पहला तत्व है। अब देखिए दूसरा जो तत्व है वह है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के द्वारा राज्यों को एक निर्देश हैं जिनका पालन करके राज्य लोक हित के कार्य करता है और लोक उत्थान के कार्य करता है। इसलिए इन तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। अब हम दूसरे तत्व के बारे में जानते हैं। वो तत्व है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, क्योंकि आप जानते हैं हर कोई व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता है। वो समाज में पैदा होता है, समाज में जीता है और समाज में ही मर जाता है। समाज और व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है। समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे कुछ सामाजिक दायित्व हैं जिसका हम समाज में रह करके पूरा करते हैं। और इसके अलावा राज्य का भी कर्तव्य है कि वो सामाजिक क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे कि नागरिकों का जीवन सरल हो। और इसीलिए सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं। पहला है जन स्वास्थ्य का विकास। देखिए स्वस्थ मनुष्य ही एक राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। इसलिए जो रोगी हैं, बीमार हैं, वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो असहाय होते हैं, वो काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे। इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं राज्य के द्वारा जो की जाती हैं। स्वास्थ्य के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और ऐसा वातावरण विकसित किया जाता है जिससे कि नागरिकों का स्वास्थ्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसका भी ध्यान राज्य को रखना पड़ता है। साथ ही साथ राज्य के द्वारा पौष्टिक आहार और इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी राज्य के द्वारा की जाती हैं जिससे कि मनुष्य स्वस्थ रहे। दूसरा बिंदु है नारियों का उत्थान। देखिए नारी को एक प्रकार से पहले कमज़ोर माना जाता था और उनकी दशा बड़ी दीनहीन थी, कमज़ोर थी। इसलिए संविधान के द्वारा नारी उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं और उनको शिक्षा से लेकर के प्रशासन में, सरकारी नौकरियों में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखो राज्य का उद्देश्य कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी का मतलब है कि राज्य अपने नागरिकों का हर संभव से, हर प्रकार से, हर संभव ये प्रयास करेगा कि उनका जो है उत्थान हो, उनका विकास हो। उसमें उनको रोटी, कपड़ा और मकान ये प्राप्त हो जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है। मद्य निषेध। मद्य निषेध का अर्थ है जो मादक पदार्थ हैं जिनसे कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे मादक पदार्थों पर जो है रोक लगाने का कार्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से
प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये राज्य का एक बहुत बड़ा विषय है और राज्य इसके लिए प्रयास करता है और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो ये रहा आपका सामाजिक प्रगति संबंधी नीति निर्देशित तत्व। अगला तत्व है शासन सुधार संबंधी तत्व। हमारे ऊपर में एक शासन है जिसके अधीन हम कार्य करते हैं और तभी समाज नियंत्रित रहता है, क्योंकि शासन के पास शक्ति होती है। शक्ति के द्वारा नागरिकों को नियंत्रित किया जाता है, उनके विकास के कार्य किए जाते हैं। और शासन अगर नहीं होता है तो समाज में अराजकता का माहौल होगा। तो इसलिए शासन किस प्रकार का हो, ये भी राज्य का विषय है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो नागरिकों को एक अच्छे शासन देने का प्रयास करें। इसमें कुछ बिंदु हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ निर्देश हैं जिनका हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। नंबर 1, समान आचार संहिता। समान आचार संहिता का अर्थ है सभी लोगों के लिए कानून एक समान होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था तो है संविधान के द्वारा। कानून का शासन का अर्थ यह है कि चाहे वो अमीर है, गरीब है, उच्च है, निम्न है, चाहे वो बड़ी जाति का है, छोटी जाति का है, या भी किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बहुत बड़े पहुंच वाले व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको भी वही दंड होना चाहिए जो एक गरीब व्यक्ति के लिए निर्धारित है। ये है समान आचार संहिता। ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो जो स्थानीय हमारे जो समस्याएं हैं, जो छोटे मोटे समस्याएं हैं या कार्य हैं, वो ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं। एक प्रकार से एक बहुत मिनी, जिसको हम कह सकते हैं मिनी सरकार का कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत जब मजबूत होंगे तभी भारत का विकास होगा। और ये काम भी राज्य सरकार का यह है कि वो जो ग्राम पंचायत की संस्थाएं हैं उनको मजबूत करें, उनको अधिकार संपन्न बनाएं। स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य है कि जो न्याय व्यवस्था है, जिसके लिए न्यायालय गठित किए गए हैं न्याय देने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों का गठन किया गया है, जिससे कि अपराधों को रोका जा सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके, उनको भय और आतंक से निजात मिले। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। न्यायपालिका के ऊपर में किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था या लोगों का इस प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि वो उनके दबाव में आकर के कोई गलत निर्णय कर सकें। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना जो है सरकारों का कार्य है। तो इसलिए जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी जो है सभी को समान रूप से न्याय मिल पाएगा। तो ये आपके शासन सुधार संबंधी तत्व हैं। अगला तत्व है सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में संस्कृति का बड़ा महत्व है। बिना संस्कृति के कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई समाज नहीं हो सकता है। संस्कृति की विरासत है और संस्कृति का पालन करना हर व्यक्ति का कार्य है। और व्यक्ति की पहचान जो है उसकी संस्कृति के आधार पर होती है। तभी मानव कहलाता है जब उसके पास संस्कृति होती है। अर्थात जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाए रखना, उसके लिए भी कुछ कार्य किए गए हैं। पहला, दलित वर्ग का विकास। जो दलित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग कहा जाता है, जो पिछड़ा है और जो असुरक्षित है, तो उसके विकास के लिए कार्य किए जाने चाहिए, उसको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। जो कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक हमारे जो पुराने भवन हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है,
कुतुब मीनार हैं, ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं और कलात्मक भी हैं। तो ऐसे इनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे संस्कृति का प्रतीक है। इनको कैसे सुरक्षित रखें जिससे कि आने वाले पीढ़ी इनसे सीख ले सकें, एक इतिहास बन सकें, ये हमारे संस्कृति का प्रतीक हैं। तो इनको बचाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। देखो, सिर्फ अपने देश के बारे में ही नहीं सोचा जा सकता इसमें, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम कहा गया था, सारा विश्व क्या है, एक कुटुंब के समान है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के साथ साथ, अपने राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि विश्व शांति स्थापित हो सके। अगर विश्व शांति स्थापित होगी तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए संविधान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका पालन करके या जिसको लागू करके अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखा जा सके। तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा। ये राष्ट्र का कर्तव्य है। जब सभी राष्ट्र ये प्रयास करेंगे कि विश्व में शांति स्थापित हो, कैसे स्थापित हो, उसके लिए प्रयास करेंगे, काम करेंगे, तभी विश्व शांति स्थापित हो सकती है। नंबर 2, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाने का प्रयास करेगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बात है कि जो विवाद होते हैं, ये स्वाभाविक है कि देशों के बीच विवाद होते रहते हैं। तो उन विवादों का अब कैसे समाधान हो, इसके लिए युद्ध कोई हल नहीं है। बहुत सारे देश आपस में युद्ध करते हैं जिससे कि बहुत बड़ी हानि होती है विवादों के लेकर के, और बहुत सारे युद्ध हुए हैं, आज भी युद्ध जारी हैं। तो उससे क्या है कि खतरा पैदा होता है, जन धन की हानि होती है। वो कोई सही रास्ता नहीं है विवाद के समाधान का। इसलिए विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कि अगर विवाद हो जाता है दो राष्ट्रों के बीच या दो देशों के बीच, तो उसको मध्यस्थता मतलब तीसरे पक्ष को शामिल करके वो विवाद का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से तभी जो है शांति रह सकती है। राज्य अन्य राष्ट्रों के से न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। हर राष्ट्र ये प्रयास करेगा कि वो दूसरे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण, अपने को भी सम्मान मिले और दूसरे देश को भी सम्मान मिले, ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसा वातावरण विकसित करेगा। तो अगला है जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव, इसे सिद्धांत जो है जियो और जीने दो, अपना भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। कहने का अर्थ है जैसा मेरा सम्मान है वैसा दूसरे का भी सम्मान होना चाहिए, जैसा मेरा अस्तित्व है वैसा दूसरे का भी अस्तित्व है। जब ऐसी भावनाएं हैं होंगी तभी जो है लोग जो है स्वाभिमान और गौरव के साथ जी सकेंगे। ये रहे आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। ये 5 तत्वों का अध्ययन हमने किया, इसको आपने ध्यान से सुना या सुनेंगे, इसमें अमल करेंगे। तो ये राजनीति निर्देशक तत्व इस प्रकार से 5 तत्व हैं। अब ये पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, उनका हम प्रश्न वाइज अध्ययन करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले पूरे पाठ में तो वो पढ़ा चुके हैं उनको, फिर भी छोटे स्तर पर प्रश्न हैं। मौलिक अधिकारों का के स्थगन पर प्रकाश डालिए। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने जाना, उसको समझा और पढ़ा। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। किसको प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 36 तक इनकी व्यवस्था की गई है। अब मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है।
अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो व्यक्ति का जीवन गुलाम होता या दासों जैसा होता। जो दास होते हैं, गुलाम होते हैं, वैसी ज़िंदगी होती तो उसका विकास किसी भी रूप में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार हैं वो कब स्थगित किए जा सकते हैं या उसमें परिवर्तन कब किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। यह अधिकार सिर्फ विधायिका के पास यानी संसद के पास होता है। संसद इस प्रक्रिया का पालन करके संविधान जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा अधिकार संसद के पास है। एक बात तो ये हो रही। और दूसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार स्थगित कब किए जा सकते हैं। ये अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। स्थगित मतलब सस्पेंड किया, खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि कुछ समय के लिए उनका निलंबन किया जा सकता है। कब? जब देश में आपातकाल हो। आपातकाल के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ा। जब देश में अनुच्छेद 360, 356 और नहीं 352, 356 और 360 लागू होता है तो इसको हम आपातकाल कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जब देश में आपातकाल होता है तो देश के शासन चलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। उसके हाथ में पूरे देश का शासन हो चले जाता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है उसके बाद फिर से नागरिकों को उसके मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पूर्व की तरह वो उपभोग करता था अपने मौलिक अधिकारों का, फिर से वो अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुनिए इसको। नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक जैसे दिखते हैं। बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। अंतर यह है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, और संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए हैं, राज्यों के लिए निर्देश हैं। तो इनमें मुख्य मुख्य अंतर क्या है तो उसको समझते हैं। नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे किसी प्रकार की कानूनी बाध्यकारी शक्ति नहीं है, किंतु मौलिक अधिकारों के पीछे बाध्यकारी कानूनी बल होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वाद योग्य नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके पीछे कानूनी शक्ति होती है और राज्य नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति जो है सीधे न्यायालय में जा सकता है न्याय पाने के लिए, उसको उसके मौलिक अधिकार फिर से प्राप्त हो जाएंगे। जबकि राज्य नीति निर्देशक तत्व अगर कोई राज्य नहीं लागू करना चाहता है तो कोई व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐच्छिक हैं, वो इच्छा पर हैं, करें या न करें, और मौलिक अधिकार जो है अनिवार्य व्यवस्था है, आवश्यक व्यवस्था है। तो ये अंतर है, पहला अंतर। दूसरा है, मौलिक अधिकारों को आवश्यकता अनुसार सीमित या स्थगित किया जा सकता है, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तो सीमित या स्थगित अथवा परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। देखो, जो मौलिक अधिकार हैं उनको कम और अधिक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन बाद में 7वां जो मौलिक अधिकार है जिसको संपत्ति का अधिकार कहते थे उसको हटा दिया गया। उसके स्थान पर अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकारों में
परिवर्तित किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है। लेकिन राजनीति निर्देशक तत्वों को न तो कम किया जा सकता है, न इनको समाप्त किया जा सकता है। दूसरा अंतर ये है। तीसरा अंतर है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मात्र नागरिकों तथा राज्यों के संबंधों का वर्णन किया गया है, किंतु राजनीति निर्देशक तत्वों के अंदर राज्य के आपसी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय नीति का भी उल्लेख किया। देखो, मौलिक अधिकारों में नागरिकों और राज्यों के संबंधों का वर्णन है। राज्य और नागरिकों के बीच जो संबंध है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उसकी व्यवस्था की गई है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्यों के आपसी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसका भी उल्लेख किया गया है। चौथा है, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक तथा मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। कहने का अर्थ है कि ये सकारात्मक व्यवस्था है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक प्रकार से नागरिकों के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए राज्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। और मौलिक अधिकारों जो है नकारात्मक हैं, क्योंकि इनका अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का उल्लंघन करता है या उनके अधिकारों को, तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसी को नकारात्मक कहते हैं। तो अगला है, मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का विषय राज्य है। यह आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, यानी मौलिक अधिकारों का संबंध या विषय नागरिक है और राज्य नीति निर्देशक तत्वों का आधार जो है वो राज्य है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिर्फ राज्यों के लिए निर्देश हैं, ये मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए, इसमें अमल कीजिए। तो अगला है, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उन पर कुछ प्रत्यक्ष प्रतिबंध, ये निरपेक्ष नहीं है मौलिक अधिकार, उन पर प्रतिबंध हैं, कुछ उनमें सीमाएं हैं। नीति निर्देशक और सिद्धांतों में कोई प्रतिबंध नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर जो है कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार इनको लागू करेगा और इसके सहारे जो है नागरिकों के उत्थान के कार्य करेगा। ये आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में प्रमुख अंतर आपको बताए गए हैं। इस पाठ का शिक्षण पूर्ण होता है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है, इस पर अमल करना है, बहुत गहराई से इसको समझना है और साथ ही साथ इस पाठ का आपको लिखित कार्य भी करके पूर्ण करना है। धन्यवाद।